हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि DSSB स्पेशल एजुकेशन PRT TGT के लिए हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो इसके अनुसार हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और स्पेशल एजुकेशन सेक्शन भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चनों के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अब तक हमने 200 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, तो 200 प्रश्न का मतलब है आपको उसमें से 200 प्रश्नों के उत्तरों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अवधारणा समझ में आई आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से हमने प्रश्नों के उत्तरों को जाना है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैंने आपको बताया है। तो अब तक 200 प्रश्न पर हम बात कर चुके हैं, और अगर आपको लास्ट की क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करिए स्पेशल एजुकेशन, और उसमें आपको क्वेश्चन सीरीज दिख जाएगी। इसमें 1 by 1 आपको क्लास क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से आपको सारी क्लास उसमें सेव कर दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और थ्योरी क्लास अगर आपको स्पेशल एजुकेशन की चाहिए तो DED के पेपर में आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर DSSB एग्जाम 2021 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें अब तक हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पे बात की गई है, ठीक है। उसी की मैंने डिटेल में लेक्चर क्लासेस किए हैं। तो दोस्तों आज भी हम क्या करेंगे, आज हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 201 से हमारा 220 तक, यानी कि 201 से 220 प्रश्नों तक बात करेंगे। तो जिसमें हमारे कितने प्रश्न पर बात होगी, आज भी 20 प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, ताकि कहीं जो कुछ होते हैं कीवर्ड्स तो आप नोट कर ले। कहीं कहीं जो होता है महत्वपूर्ण हम भूल जाते हैं, और जरूरी नहीं होता कि हर प्रश्न का उत्तर एक ही तरीके से पूछा जाए, कभी कभी उत्तर रख देते हैं और उसका प्रश्न पूछ लेते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बाकी आज की क्लासेस। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है 201, देखिए प्रश्न नंबर 201, बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये सभी जानते हैं कि बालक के विकास पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये किसने कहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछेगा आपसे कि यह कथन किसका है या किसने कहा है कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो दोस्तों ये कहा है वुडवर्थ ने, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 202 बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशुओं, खनिजों और पौधों को पहचानना तथा उनका वर्गीकरण करना कहलाता है। यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, जो हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, वह कह रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशुओं, खनिजों और पौधों को पहचानना, उनका वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि नोट कर लीजिए इसको, प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है, नेचुरल इंटेलिजेंस। उसके बाद देखिए दोस्तों 203, वह अवस्था जब शिशु आंख, कान व हाथों से सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे कितना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, जबकि जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं या उनकी अवस्थाएं हैं, उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई है विकास की। तो देखिए दोस्तों, वह अवस्था जीन पियाजे की अवस्था है, वह अवस्था जब शिशु आंखों से, कानों से व हाथों से सीखता है। तो सबसे पहले हमें सेंस का ये गैस लगाना चाहिए, सेंस करना चाहिए कि आंख क्या हमारी सेंसरी है, कान क्या हमारी सेंसरी है। तो जब वह अवस्था, यानी कि बालक जब आंखों के और कानों से सीखता है, हाथों से सीखता है, तो उसकी अवस्था कौन सी अवस्था है, तो वह है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, इंद्रिय कामक अवस्था। अब इस अवस्था को एक नाम से और जाना जाता है, बल्कि 2 नामों से जाना जाता है। एक है संवेदी कामक अवस्था, संवेदीय कामक अवस्था, ठीक है, और पेशीय कामक अवस्था भी जाना जाता है इसे।
ठीक है, तो ये 3 में से आपको कहीं भी ऑप्शन दिख जाए उसको राइट कर देना। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद देखिए दोस्तों 204 प्रश्न नंबर 204, विशिष्ट बालकों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब विशिष्ट बालकों का मतलब यहाँ आ गया हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यानी कि किस तरीके से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसे। तो उन्होंने बस प्रश्न आपसे ये कहा है विशिष्ट बालकों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपका ऑप्शन होगा विशेष स्थान पर, विशेष विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में, सॉरी समावेशी विद्यालय नहीं होगा, अगर समावेशी विद्यालय आ गए तो समावेशी विद्यालय ठीक है, ठीक है, और होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो आपका जो ऑप्शन राइट होगा वह होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन आ गया समावेशी विद्यालय। ठीक है, तो समावेशी विद्यालय में भी सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में ऐसे आएगा, एक तो आएगा विशेष विद्यालय, विशेष स्थान, समावेशी विद्यालय या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछो, आंसर इस तरीके से देंगे आप कि ए या बी या बी सी या सी डी। ठीक है, तो आप दो अगर आपको राइट कर लेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिला होगा तो दोनों राइट कर देंगे, समावेशी विद्यालय और अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक, उसके बाद देखिए 205 प्रश्न नंबर 205 दोस्तों, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन सबने पढ़ रखा होगा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब हम किसी भी कार्यक्रम के पश्चात उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। शैक्षणिक मूल्यांकन की यहाँ बात हो रही है, किसी और कार्यक्रम की बात नहीं हो रही है। शैक्षणिक मूल्यांकन यानी कि छात्र के शैक्षणिक कार्यक्रम का जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है दोस्तों छात्र की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। क्योंकि हम मूल्यांकन करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा या कितनी उपलब्धि प्राप्त करी उसने। ठीक है, और कैसे करी, और जो नहीं सीखा क्यों नहीं सीखा। ठीक है, उसके बाद हम निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद उपचारात्मक कार्य करते हैं, जिसके बाद क्या है हम उसका सुधार करते हैं, जिसके लिए उपचारात्मक कार्यक्रम करते हैं, उपचारात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो पहले उपलब्धि जानना और उसके बाद सुधार करना, इसलिए मूल्यांकन का ये उद्देश्य है। और इसीलिए हम मूल्यांकन करते हैं कि छात्र की उपलब्धि क्या है, उसकी प्रगति क्या है, या अगर हम बात करें और अगर प्रगति नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका क्या कारण हुआ। ठीक है, शिक्षक की योजना फेल हुई, या छात्र ने नहीं सीखा, या शिक्षण कार्य प्रभावशील नहीं रहा। ठीक है, तो उसके बाद उसका सुधार करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब देखिए ऑप्शन में हो सकता है आपको छात्र की उपलब्धि आए, सुधार करना नहीं आए, या हो सकता है आपको मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार करना है। तो आप ये दोनों ऑप्शन याद रखिए। इसके अलावा कोई अगर आपको मूल्यांकन पे आता है कि जांचना, मूल्यांकन का मतलब जांचना नहीं होता दोस्तों, जांचना आकलन का होता है, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, उसमें आते हैं हम किसी चीज को, यानी कि जांचते हैं। लेकिन मूल्यांकन का कार्य ये होता है उपलब्धि जानना और सुधार करना। अगर आपको इसमें से कोई दोनों में से एक ऑप्शन नजर आ जाए आप उसको ठीक करके आ जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों 206 प्रश्न नंबर 206 देखिए, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है। देखिए दोस्तों, जब हमारे अंदर सामाजिक विकास होता है या किसी बच्चे के अंदर जैसे जैसे सोशलाइजेशन बढ़ता है, सामाजिक विकास होता है, इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है हमारा इमोशनल, हम किसी के प्रति दयालुता दिखाते हैं, किसी की मदद करते हैं। ठीक है, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी चलता है। तो ये किसने कहा है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है। तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का, क्रो एवं क्रो का। नोट करते जाइए इसको दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 207 प्रश्न नंबर 207
7 ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है और कितने बिंदुओं पर आधारित है? ब्रेल लिपि जो कि दृष्टिबाधित छात्र इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कह रहे हैं इसके प्रतिपादक तो क्या है दोस्तों, ब्रेल लिपि जो है लुईस ब्रेल ने अपने नाम से ही जानी जाती है उनके, तो ये प्रतिपादक है इसके लुईस ब्रेल। और ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 6 बिंदुओं पर। जो ब्रेल लिपि है दोस्तों वह 6 बिंदुओं पर आधारित है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 208, खिलौनों की आयु कहा जाता है। अब यह प्रश्न आपको आ जाएगा, खिलौनों की अवस्था क्या है, ठीक है, या खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। वह अवस्था जब बच्चा खिलौनों से खेलता है, या खिलौनों की अवस्था क्या है, इस तरीके से आ सकता है। तो वह अवस्था है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 209, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? इतना इजी क्वेश्चन है, जबकि जैसे ही हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है, साइकोलॉजी की किसी भी बुक को खोल लीजिए आप, ठीक है, सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है तो जीन पियाजे है दोस्तों, ठीक है। अगर आप जीन पियाजे को नहीं जानेंगे तो आपने साइकोलॉजी नहीं जानी। जीन पियाजे को जान लिया तो चाइल्ड साइकोलॉजी आपने जान ली, ठीक है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 210 प्रश्न नंबर देखिए 210, बौद्धिक अक्षमता और बौद्धिक रोग में मुख्य अंतर क्या है? बौद्धिक रोग और बौद्धिक अक्षमता, जिसे अब तक मानसिक मंदता या मानसिक रोग के नाम से जानते थे, लेकिन फिर क्या है, बौद्धिक अक्षमता और बौद्धिक रोग। देखिए दोस्तों दोनों में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कभी कभी हमें पता है सिम्टम्स एक जैसे नजर आते हैं, ठीक है, उसके जो लक्षण होते हैं कभी कभी एक जैसे नजर आते हैं और कहीं कहीं कंडीशन भी एक जैसी लगती है। लेकिन अगर हम इसका मुख्य कारण जाने या मुख्य अंतर क्या है दोनों में, तो एक अंतर है, बाकी सबको सेम लगता है, लेकिन एक अंतर क्या है? बौद्धिक अक्षमता और बौद्धिक रोग, दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है, बौद्धिक अक्षमता जो है वह एक स्थिति है, ठीक है, और यह एक बीमारी है, ठीक है। यानी कि इसका जो मुख्य अंतर है तो यही एक अंतर है कि बौद्धिक अक्षमता एक स्थिति है, ठीक है, जिसे सुधार किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक हम इसका सुधार कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, परिवर्तन नहीं ला सकते। और बौद्धिक रोग जो है यह एक बीमारी है, इसका इलाज संभव है, इसे ठीक किया जा सकता है। सबसे मुख्य अंतर जो इसमें है वह यही है कि बौद्धिक अक्षमता एक स्थिति है, एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भूत बला नहीं है। लेकिन बौद्धिक रोग जो है, मेंटल इलनेस या इंटेलेक्चुअल इलनेस क्या है, यह एक बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। कई प्रकार की बीमारी इससे संबंधित होती है, सिजोफ्रेनिया टाइप की, तो ये एक बीमारी है और इसे दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 211 प्रश्न नंबर, सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सामाजिक परिवर्तन, अगर हम चाहते हैं कहीं भी सामाजिक रूप से परिवर्तन हो तो उसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? सामाजिक परिवर्तन में देखिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन अगर कोई व्यक्ति या कोई भी लीडर लाना चाहता है तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारी समस्याएं होती है, भेदभाव, ये सारी चीजें। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है वह है कास्ट, यानी कि जाति प्रथा, जाति प्रथा, कास्ट, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 212, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? अब देखिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार पूछ लिया, लेकिन अब से पहले हमने देखा था कि परियोजना, शैक्षणिक परियोजना कार्यक्रम में शिक्षक किस
शिक्षक किस रूप में है या शिक्षक का रूप, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, हमने आदर्श रूप पढ़ा है अब तक शिक्षक का, कि शिक्षक एक किस रूप में होता है, तो वह क्या है, एक आदर्शवादी है या आदर्श शिक्षक के रूप में होता है। लेकिन अगर आपको प्रश्न एक स्पेसिफिक चीज से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो वह है सुविधादाता की भूमिका, ठीक है, सुविधादाता की भूमिका। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 213, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, यानी कि कोठारी कमीशन जो हुआ था उसमें उसकी रिपोर्ट जो बनी थी उसका शीर्षक क्या था, तो उसका शीर्षक था दोस्तों शिक्षा का विकास और राष्ट्र का विकास। शिक्षा और राष्ट्र का विकास, ठीक, शिक्षा और राष्ट्र का विकास। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा और राष्ट्र का विकास, इसमें एक चीज देखिए कि यहाँ पर हमने इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा और राष्ट्र का विकास। यहाँ पर ये मैंने राष्ट्र की स्पेलिंग गलत कर दी है, लिखा राष्ट्रीय का विकास, ठीक है, राष्ट्र का विकास। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा और राष्ट्र का विकास, अगर आपको ऑप्शन आएगा कैसे आ सकता है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो ये हो सकता है आपको ए और बी ऑप्शन दोनों में देखने को मिले, शिक्षा का विकास और दूसरा ऑप्शन होगा राष्ट्र का विकास, तीसरा होगा ए और बी दोनों, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से भी आ सकता है। तब आप किसी एक को ना चुन करके दोनों ही चुनेंगे जिसमें आपका ऑप्शन होगा ए और विकास, ए और बी, यानी कि शिक्षा और राष्ट्र का दोनों का विकास, जो कोठारी कमीशन का शीर्षक था। उसके बाद देखिए 214 नंबर प्रश्न देखिए, अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान से है, क्योंकि उसका उद्देश्य है, किसी भी अध्यापक का, कोई भी अध्यापक ले लीजिए, वह हमेशा अगर अपना कार्य करता है, शैक्षणिक कार्य करता है, तो उसका जो एक संबंध रहता है, अगर छात्र से रहेगा तो भी क्या होगा, उसका ज्ञान से होगा, ठीक है, और अगर किसी अन्य शिक्षक के साथ अगर कोई संबंध होगा तो भी क्या है, ज्ञान से संबंधित होगा। तो अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से ही होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि अध्यापक का संबंध ज्ञान दर्शन से है, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, इस तरीके से भी आ सकता है। लेकिन अब तक प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है, अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है, क्योंकि उसका उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है ज्ञान का विकास, ज्ञान का विकास, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 215, ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये कौन से दर्शन से है, तो ये है अस्तित्ववाद। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16, कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है, यानी कि शिक्षा की ऐसी कौन सी प्रणाली है जो वैज्ञानिक प्रगति, या वैज्ञानिक प्रगति का मतलब हो गया खोज, ठीक है। अब खोज कौन करता है, मानव। अब मानव किसमें यकीन रखता है सबसे ज्यादा, यथार्थवाद में, तो ये हो गया यथार्थवादी शिक्षा, यथार्थवादी शिक्षा, ठीक है, यथार्थवादी शिक्षा। तो जो वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रणाली को समर्थन देती है, तो वह शिक्षा प्रणाली है यथार्थवादी शिक्षा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 217, कौन सा शोध यंत्र सबसे सटीक माप देता है, तो कौन सा शोध यंत्र है जो सबसे सटीक माप देता है, तो वह है प्रश्नावली। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 218, कौन सा सिंड्रोम
बौद्धिक अक्षमता से संबंधित है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा सिंड्रोम अक्षमता से, बौद्धिक अक्षमता आ गया, उन्होंने स्पेसिफिक भी आपको एक कंडीशन दी है, बौद्धिक अक्षमता से संबंधित है। तो जिसने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ रखा होगा, उसके टाइप्स पढ़ रखे होंगे, उसका क्लासिफिकेशन कर रखा होगा, तो वो किससे संबंधित है? सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। फिर है 219 प्रश्न, देखिए दोस्तों, वह शिक्षा प्रणाली जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं क्या कहलाती है? यानी कि वह प्रणाली पूछी जा रही है या शिक्षा प्रणाली पूछ रहे हैं जिसमें हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अन्य सामान्य बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा प्रणाली। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 220, बालक का प्रथम शिक्षक एवं पाठशाला है। बालक की जगह यहाँ आपको छात्र भी देखने को मिल सकता है परीक्षा में। तो बालक का प्रथम शिक्षक जो है वह उसके माता पिता हैं, माता पिता। अब बात हो रही है प्रथम पाठशाला, तो परिवार है उसका। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज भी हमने 20 प्रश्नों पर बात कर ली और इसमें से अगर आपको किसी प्रश्न पर कोई डाउट हो रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ सजेस्ट करना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करते रहो दोस्तों, औरों को शेयर करते रहो। अगर कुछ भी आपको कांटेक्ट में कहीं भी कुछ पूछना है आपने इसमें से, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा भी अगर किसी और चीज के बारे में आपने पूछना है स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, तो पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर इससे आगे की अगर आपको क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, एक चीज और है कि आप स्पेशल एजुकेशन का जो हिस्ट्री है उसको भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनेंगे। बाकी जल्दी से ही हम आपका सारा कवर कराएंगे और जल्दी हम एक्टों के बारे में बात करेंगे। जितने भी हमारे डिसेबिलिटी से संबंधित एक्ट हैं उन सभी में जल्दी से जल्दी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।